नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 20 सितंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले व महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। इन राज्यों में 21 सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं। देश के कई राज्यों में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए कंटेनर जोन के बाहर स्थित स्कूल में जाने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में छात्र अपने माता पिता से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल में आ सकेंगे। इस अवधि के दौरान स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोरोना संक्रमण निवारण दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने 5 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया है। हालांकि इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक परिपत्र जारी किया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच यूपी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकारों ने स्कूल नहीं खोलने का फैसला किया है, जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा में स्कूल खुल रहे हैं। कोरोना ने आरएसएस के स्वयं सेवकों को भी अपनी चपेट में लिया। आरएसएस के 9 सीनियर सदस्य हुए कोविड-19 से संक्रमित, अस्पताल में भर्ती कराया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर मुख्यालय में 9 वरिष्ठ सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ये सभी फुल टाइम स्वयंसेवक हैं और इनमें से ज्यादातर 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले हैं। फिलहाल सभी को इलाज के लिए शहर के निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि जो 9 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से ज्यादातर को डायबिटीज और बीपी की समस्या है। हालांकि सभी की हालत अभी स्थिर है और दवाई का असर भी हो रहा है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव भैयाजी जोशी भी इसी इमारत में रहते हैं, लेकिन फिलहाल यहां मौजूद नहीं है। एक अन्य सदस्य ने बताया कि इन्हें 9 सदस्यों के संक्रमित होने की जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही संक्रमित पाए गए सदस्यों में अधिकतर में कोई लक्षण ही दिखाई नहीं दिए हैं। आरएसएस मुख्यालय में बढ़ते मामलों को देखते हुए इमारत के अंदर सभी कमरों सहित पूरे परिसर को सैनिटाइज करा दिया गया है। इस बीच महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हूँ। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कि एहतियात के तौर पर खुद की जांच कराएं। सभी सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। उनकी पत्नी भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं और एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुई हैं। चीन की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है। चीन की ताइवान को धमकी, मिलिट्री ड्रिल चेतावनी नहीं बल्कि कब्जे की तैयारी, राजनीतिक आदेश का इंतजार। ताइवान और अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ईस्ट चाइना सी में शुक्रवार की मिलिट्री ड्रिल चेतावनी नहीं बल्कि ताइवान के कब्जे की तैयारी है। बस कब्जे के राजनीतिक वजह का इंतजार है। शुक्रवार को अमेरिकी उप मंत्री कीथ क्रैच ताइवान में है, लेकिन तब भी चीन ने ताइवान के बेहद करीब 18 फाइटर जेट उड़ाए। ग्लोबल टाइम्स में ये भी कहा गया कि अगर ताइवान में कोई और हाई प्रोफाइल अमेरिकी दौरा हुआ तो ताइवान के राष्ट्रपति भवन के ऊपर से फाइटर जेट्स उड़ाए जाएंगे। ताइवान मीडिया ने भी बताया कि सुबह 7:16 बजे पीएलए के विमान 4 दिशाओं से ताइवान द्वीप के पास आ रहे थे, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और द्वीप के उत्तर से। ताइवान ने कथित तौर पर पीएलए विमान को वापस जाने के लिए 22 प्रसारण किए। चीन की तरफ से कहा गया कि हमारे दृष्टिकोण से पीएलए अभी भी संयमित है। यदि अमेरिकी विदेश मंत्री या रक्षा सचिव ताइवान आते हैं तो पीएलए अपने विमान को द्वीप के ऊपर से उड़ाएगा और इसके अभ्यास जारी रखेगा। हम जिन मिसाइलों का परीक्षण करते हैं उन्हें भी ताइवान पर उड़ान भरने देखा जाएगा। यदि ताइवान के अधिकारी आक्रामक तरीके से काम करना जारी रखते हैं तो ऐसे परिदृश्य निश्चित रूप से जल्द ही दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। राज्यसभा में कृषि विधेयकों पर फैसले के बाद एनडीए में रहने पर विचार करेगा सैड। राज्यसभा में कृषि से संबंधित विधेयकों के भविष्य पर फैसला होने और अपने कार्यकर्ताओं से परामर्श करने के बाद शिरोमणि अकाली दल सैड इस बारे में विचार करेगा कि वह भाजपा नीत राजग गठबंधन में शामिल रहेगा या नहीं। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ये विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पारित किए गए और जल्द ही इन्हें राज्यसभा में भी पेश किए जाने की संभावना है। इन विधेयकों के विरोध में शियद नेता हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि इस वक्त पार्टी की प्राथमिकता किसानों के हितों की रक्षा करना है, न कि गठबंधन के विषय पर विचार करना। पार्टी के कोर समूह ने यहां आगे की रणनीति एवं कदमों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार दोपहर बैठक की, जिसमें कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पंजाब से भी जुड़े।
इसी बीच एक बड़ी कामयाबी मिली है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़, एनआईए की छापेमारी में केरल पश्चिम बंगाल से 9 आतंकी गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने शनिवार सुबह छापेमारी की और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अलकायदा के 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी के मैन अधिकारियों के अनुसार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी में एनआईए ने पश्चिम बंगाल से 6 और केरल से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के कब्जे से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार, देसी हथियार, घर में विस्फोटक उपकरण बनाने से जुड़े कागजात समेत भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान। राजस्थान में कोविड मरीजों से अब मिल सकेंगे परिजन। राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों को राहत दी है और उनके परिवारों को पीपीई किट और अन्य सावधानियों के साथ रोगियों से मिलने और उन्हें भोजन प्रदान करने का निर्देश दिया है। चिकित्सा विभाग के प्रधान सचिव अखिल अरोड़ा ने संक्रमित रोगियों के अलगाव और उनके कारण होने वाले तनाव को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निर्देशों के अनुसार कोविड-19 रोगियों, जिन्हें राज्य निजी अस्पतालों में इलाज किया जाता है, को सभी सुरक्षा सावधानी जैसे पीपीई किट, मास्क, दस्ताने, निश्चित दूरी आदि लेकर अस्पताल में अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। निर्धारित समय अवधि के भीतर यह भी निर्देशित किया गया है कि यदि मरीज के परिजन, रिश्तेदार मरीज को घर से लाया हुआ भोजन देना चाहते हैं तो उसे निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार दिया जा सकता है। टिकटॉक हुआ बैन। भारत के बाद अब अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर लगाया बैन, राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला। अमेरिका ने आदेश जारी किए कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट पर रविवार से प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने कहा कि वे देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रही थे। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वह चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए अमेरिकी कंपनी ओरेकल की बोली पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वह सौदे को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो। बता दें कि पिछले महीने ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत दोनों चीनी कंपनियां अपना स्वामित्व किसी अमेरिकी कंपनी को देकर ही प्रतिबंध से बच सकती हैं। वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा, राष्ट्रपति के निर्देश पर हमने अमेरिकी नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़े एकत्र करने के चीन के दुर्भावनापूर्ण कृत्य से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, जिससे हम हमारे राष्ट्रीय मूल्यों, लोकतांत्रिक नियमों पर आधारित मान्यताओं और अधिक आक्रामक तरीके से अमेरिकी कानूनों और नियमों को लागू कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। कोरोना वायरस, भारत में बीते 24 घंटों में 93,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 93,337 नए मामलों के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 53 लाख से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिवार मंत्रालय के अनुसार इसी 24 घंटे में देश में 1247 लोगों की मौत भी हुई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में इस समय कोरोना संक्रमितों की 53,08,015 मामलों में 10,13,964 सक्रिय मामले हैं, जबकि 42,08,432 लोग संक्रमण के बाद ठीक हुए हैं। ये महामारी अभी तक देश में 85,619 लोगों की जान ले चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि 18 सितंबर तक देश में 624,54,254 सैंपल्स का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें शुक्रवार को 881,911 सैंपल्स का टेस्ट किया गया। सीएम योगी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी, सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बॉलीवुड में ड्रग एंगल और महाराष्ट्र में मचे घमासान पर भारतव्यापी चर्चा के दौरान एक बड़ी घोषणा की है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि देश का सबसे खूबसूरत फिल्म शहर यूपी में बनाया जाएगा, जिसके लिए सीएम ने अधिकारियों को कार्य योजना शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी की नई फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बनने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम ने दावा किया है कि हम देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा, वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छे फिल्म शहर की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। हम एक महान फिल्म शहर बनाने जा रहे हैं। सीएम ने आगे कहा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे फिल्म सिटी के लिए अच्छा बनाया जाएगा। यह फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प प्रदान करने जा रही है। इसके अलावा रोजगार सृजन के संदर्भ में बहुत उपयोगी प्रयास हैं। इस दिशा में भूमि विकल्पों के साथ जल्द से जल्द एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। इस राज्य में प्रवासी मजदूरों को काम करने का मिला आदेश। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को राज्य में लौटने और आलोचनाओं के बाद भी काम जारी रखने के लिए अपने दिशानिर्देशों को अपडेट किया है।
14 सितंबर को राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि असममित प्रवासी श्रमिक कोविड-19 के साथ काम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि गुरुवार को एक नया आदेश जारी किया गया था, जिसके कुछ दिनों बाद मीडिया में यह मुद्दा उठाया गया था कि स्वास्थ्य निहितार्थों को देखने के लिए यह कहते हुए कि प्रवासी श्रमिकों को कोविड-19 के साथ काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे ठीक नहीं हो जाते। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग GAD द्वारा जारी एक पिछले आदेश में कहा गया था कि यदि राज्य में COVID-19 के साथ प्रवासी श्रमिक विषम हैं, तो वे विशेष रूप से उनके लिए चिन्हित क्षेत्रों में काम कर सकते हैं और आवश्यक सावधानी बरतकर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।